हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, न्यूक्लियाई। और जब हम एटॉम वगैरह के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, इससे पहले वाले जो टॉपिक सब था वीडियो का एटॉम से कनेक्टेड, तो उसमें हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों ओर एक रेडियस में सेंट्रल पार्ट में जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके चारों ओर घूमता है। तो वो सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज और प्लस न्यूट्रॉन होता है वही दोनों मिल करके न्यूक्लियस बनाता है। यानी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज नहीं होता, अब एक प्रोटॉन में उतना ही चार्ज होता है जितना एक इलेक्ट्रॉन में, लेकिन अपोजिट होता है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज ई, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, अब मास की जहाँ तक बात है तो सारा का सारा मास जो है एक तरह से समझिए कंसंट्रेटेड रहता है न्यूक्लियस में ही। यानी 99.9% कह सकते हैं कि मास जो है एक एटॉम का वो न्यूक्लियस में रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का है। अच्छा, अब देखिए कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है तो बताए, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन को जितना नंबर रहता है वही एटॉमिक नंबर कहलाता है, उसको जेड द्वारा हम लोग दिखाते हैं। और न्यूट्रॉन जितना रहता है उसको न्यूट्रॉन नंबर कहते हैं, उसको एन द्वारा दिखाते हैं। और दोनों नंबर को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को जोड़ दें, यानी जेड प्लस एन, तो वो हो जाता है मास नंबर, उसको ए कहते हैं, कैपिटल। तो इसलिए ए जो होता है, ए होता है जो वो जेड प्लस एन, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चूँकि न्यूक्लियस में रहता है, इसलिए इसका दूसरा नाम, दोनों का मतलब न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। देखिए यहाँ लिखा हुआ है न्यूक्लियन, थोड़ा हम अंडरलाइन कर दिए हैं फोकस करने के लिए। अच्छा, अब एक न्यूक्लियाइड भी देखिए क्या चीज़ है। न्यूक्लियाइड कहता है ऑल न्यूक्लियाई, जितना भी न्यूक्लियस है, ऑल न्यूक्लियाई विथ ए गिवन जेड एंड एन, यानी प्रोटॉन नंबर जेड हुआ, यानी एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन नंबर, एंड एन न्यूट्रॉन नंबर, आर कलेक्टिवली कॉल्ड ए न्यूक्लियाइड। यानी जेड, प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर एन जो है वो एक साथ मिल करके न्यूक्लियाइड कहलाता है। यही आप समझिए। तो न्यूक्लियाइड को हम लोग दिखाते हैं कैसे, तो देखिए ये एक्स टाइप का देते हैं और नीचे में देते हैं जेड और ऊपर में देते हैं ए। जेड माने एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ए माने मास नंबर, यानी इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी ए को हम लोग लिखे ही हैं जेड प्लस एन। तो एक्स जो देते हैं ये एलिमेंट हुआ जिसका केमिकल सिंबल कुछ होगा। एक्स जो दिए हैं, वेयर एक्स इज द केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट। अब एक्स के जगह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन कुछ भी आप डाल दीजिए और उसका जेड डालिए और उसका ए डालिए, यानी इस तरह हम लोग कोई न्यूक्लियाइड को दिखाते हैं। यहाँ पर एक ठो दो ठो उदाहरण दिया हुआ है, जैसे फेरम का, आयरन लोहा का लिखा हुआ है 26 Fe, माने वही फेरम, 26
56। तो इसका जितना भी न्यूक्लियाई है सबका यही होगा Z, यही होगा मान लीजिए A, या न्यूट्रॉन नंबर जो कहिए, तो वो सब मिला करके एक न्यूक्लियाइड कहलाता है। उसी तरह ये देखिए गोल्ड है, गोल्ड का 79 197 है, इसका जितना भी न्यूक्लिया है सबको मिला करके आपको एक न्यूक्लियाइड, दूसरा लेकिन न्यूक्लियाइड हुआ, क्योंकि इसका जो है Z इसके Z से डिफरेंट होगा, इसका A इसके A से डिफरेंट होगा। तो इसी तरह आप समझिए कि कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। अब है साइज न्यूक्लियस का क्या होता है। तो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा रदरफोर्ड ने भी एसेस किया था साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो कैसे किया, तो जहाँ से डेविएशन स्टार्ट हुआ ना, तो वहीं से वो मैंने कैलकुलेट किया अपना रेडियस और एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू न्यूक्लियस के साइज का दिया। लेकिन बाद में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डमेंट करके, अल्फा पार्टिकल तो चूँकि ज़्यादा हैवी था तो थोड़ा एरर भी आता था, और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको बम्बार्डमेंट अगर किया जाता है मेटालिक फॉइल पर, तो उससे जो कैलकुलेट होता है रेडियस वो थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो वही कहता है कि रदरफोर्ड्स कैलकुलेशन आर बेस्ड ऑन प्योर कूलम्ब्स रिपल्सन बिटवीन अल्फा पार्टिकल्स एंड न्यूक्लियस फ्रॉम द डिस्टेंस एट विच डेविएशंस सेट इन, जहाँ से वो मुड़ेगा, डेविएट करेगा। न्यूक्लियर साइजेज कैन बी एस्टिमेटेड, लेकिन थोड़ा वो अप्रॉक्सीमेट होगा। तब कैसे थोड़ा बढ़िया से अच्छा रिजल्ट आएगा, तो बाय एक्सपेरिमेंट्स विथ फास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, साइजेज ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ वेरियस एलिमेंट्स हैव बीन मेजर्ड एक्यूरेटली। मैंने ठीक से साइज आ जाता है अगर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से आप बम्बार्डमेंट करेंगे तो। अच्छा, अब है एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से एक इम्पीरिकल फार्मूला। इम्पीरिकल, इसको मान लीजिए प्रूफ तो थ्योरेटिकली नहीं कर सकते हैं, एक इम्पीरिकल फार्मूला एक्सपीरियंस से दिया है कि न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है। तो रेडियस R इक्वल टू R0 A⁻⁴, यानी A मैंने वही मास नंबर Z+N, जहाँ R चूँकि कांस्टेंट है, इसका वैल्यू देखिए 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर होता है। अच्छा, अब देखिए इसको ठीक से देखिए कि वॉल्यूम होता है RQ का प्रोपोर्शनल। कोई भी स्फेयर का या स्फेरिकल बॉडी का जो है वॉल्यूम R³ का प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो जानते ही हैं स्फेयर का 4/3 पाई R³ 4/3 पाई कांस्टेंट है, यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस। तो इसको अगर मैं क्यूब करूं तो A पर का जो पावर है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। RQ हो जाएगा ना, मान लीजिए R0Q × A, यानी मास नंबर। तो RQ चूँकि वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम, यहाँ लिखा है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर A। अच्छा, अब हम लोग डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, तो डेंसिटी कोई चीज़ का होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो यहीं से देखिए मास वॉल्यूम को इधर डिवाइड कर दीजिएगा तो इधर कांस्टेंट आ जाएगा, यानी A बाय वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मास
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एलिमेंट का न्यूक्लियस हो तो उसका डेंसिटी जो है वो एक ही होगा, यानी सेम होगा सबका, यही कहने का मतलब है। इसीलिए यहाँ ये लिखा हुआ होगा। हाँ देखिए, कहने का मतलब मास अगर बड़ा है, मास नंबर, तो इसका मतलब उसका डेंसिटी बड़ा होगा, वो बात नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। क्यों मास नंबर का इंडिपेंडेंट है? तो मास बाय वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, यानी सारे जितने भी एलिमेंट के न्यूक्लियाई होंगे सारे के सारे का आपको ये डेंसिटी सेम होगा, यही कहने का मतलब है। और वो होता कितना है डेंसिटी, देखिए सबका अप्रॉक्सीमेटली 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। याद रखिए ये सब वैल्यू। ये देखिए कितना बड़ा फिगर है, 10⁻17। इसका मतलब बहुत ज़्यादा हैवी होता है न्यूक्लियस, जबकि वो रहता है बहुत छोटे से स्पेस में, वॉल्यूम में रहता है। इसीलिए एटम को, मैंने जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में एटम को ऑलमोस्ट एम्प्टी माना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना दूर में अगर घूम रहा है तो न्यूक्लियस एकदम पिन पॉइंट टाइप का रहता है, पूरा का पूरा एटम जो है वो एम्प्टी ही रहता है। अच्छा, एक यहाँ भी देखिए, एक पॉइंट को थोड़ा अंडरलाइन कर दिए हैं आप लोगों को याद रहने के लिए। न्यूक्लियस जो है वो लिक्विड के ड्रॉप टाइप का होता है। जैसे लिक्विड का ड्रॉप होता है ना, बूंद लिक्विड का, तो उसी टाइप का न्यूक्लियस होता है, लेकिन बहुत हैवी होता है। अच्छा, तो यही आपको है कि न्यूक्लियस का बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। दिस वैल्यू इज वेरी वेरी हाई एंड हेंस ऑर्डिनरी मैटर हैज लार्ज एम्प्टी स्पेस, जो आपको बोले थे। तो एक्चुअली एग्जैक्ट मास आप स्पेक्ट्रोमीटर से निकलता है, एटॉम का एग्जैक्ट मास जो है वो स्पेक्ट्रोमीटर से निकलता है। ये सब एक्सपेरिमेंट से जो निकलता है वो थोड़ा सा तो एरर उसमें होगा। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा सिंपल आइटम है, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ भी है, तो आप समझ गए होंगे। अगर पसंद है तो आप इसे लाइक कर देंगे। जो आदमी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा। जो वीडियो देखते हैं उनको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि मोटिवेशन मिलता है वीडियो देने वाले को। और दूसरे को भी मदद करना है तो आप उसको शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप वगैरह से, ताकि उसका भी स्टडी ठीक से चले। दैट्स ऑल, थैंक यू।